गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका एसएससी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 12th को फिजिक्स में लेसन 10 जो है हम लोगों का तरंग प्रकाश की, उसमें एक नए टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के व्यतिकरण को पढ़ा था कि व्यतिकरण क्या होता है, किसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण और किसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, फिर कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा यंग का व्यतिकरण संबंधी प्रयोग और उसमें फ्रिंजें कैसे बनती है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, मतलब एक इक्वेशन डेरिवेट करेंगे, हम लोग निगमन करेंगे जो फ्रिंज विड्थ फ्रिंज चौड़ाई के लिए होगा, और इस चौड़ाई को मापकर जो फ्रिंज जो एकांतर क्रम में बनती हैं दीप्त और अदीप्त पट्टियां, उनको मापकर हम आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। एस एक रेखा छिद्र है। आपको मैंने यंग के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में बताया था कि इसमें 3 पर्दों की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो पहला पर्दा है बोल सकते हैं कि एस एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णिक प्रकाश से दीप्त है। एक वर्णिक प्रकाश मतलब वह ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही तरंगदैर्घ्य हो, उसे एक वर्णिक प्रकाश कहते हैं। लाइट व्हिच हैज सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो एस एक ऐसा रेखा छिद्र है जो एक वर्णिक प्रकाश से दीप्त है। एस के सामने 2 रेखा छिद्र हैं, S1 और S2। 2 रेखा छिद्र हैं S1 और S2 जो S के समांतर हैं तथा S से समान दूरी पर स्थित हैं। S से समांतर हो तथा S के समान दूरी पर स्थित हैं। जो भी किरणें S से चलेंगी वह S1 और S2 तक समान कला में पहुंचेंगी, क्योंकि ये दोनों S से समान दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों छिद्रों के बीच का अंतराल क्या स्मॉल d है। जब S1 और S2 से चलने वाली किरणें S1 और S2 से जो भी किरणें चलेंगी द्वितीय तरंगे, वो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाएंगे। माना हुआ तीसरा पर्दा ये है और ये बिंदु P है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंज बनती है, एक दीप्त व्यतिकरण फ्रिंज बनती है। तो जो किरणें S1 से चलेंगी वो बिंदु P तक पहुंचने के लिए S1 की दूरी तय करेंगी, तथा जो किरणें S2 से चलेंगी वो बिंदु P तक पहुंचने के लिए S2P दूरी तय करेंगे, तथा दूसरे और तीसरे पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है, या बोल सकते हैं इसका जो C से O तक की दूरी ये कैपिटल D है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो भी किरणें S1 और S2 से चलेंगी वो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाती हैं। माना वो बिंदु P है जिस पर हमें एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, तथा C से O से P की दूरी x है। अब जो किरणें S1 से चल रही हैं वो बिंदु P तक पहुंचने के लिए S1P दूरी तय कर रही हैं, तथा जो किरणें S2 से चल रही हैं वो बिंदु P तक पहुंचने के लिए S2P दूरी तय कर रही हैं। लेकिन S2P का पथ S1P से जाता है, तो इन दोनों पथ के बीच में अंतर मिला, उसी को हम कहते हैं पथांतर। और पथांतर क्या है? S2P माइनस S1P, मतलब जो बड़ा वाला पथ है S2P माइनस S1P, अगर इसमें हम घटा लें तो इन दोनों के पथ में जो अंतर होगा वही हमारा पथांतर कहलाएगा। अब पथांतर निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं S1 से S2P पर एक लंब डालते हैं S1A, जो S2P को बिंदु A पर काटता है। S1 से क्या किया, S2P पर इस वाले रेखा पर एक लंब डाला जो S2P को बिंदु A पर काटता है। अगर इस दूरी को हम हटा लें, S2A को हटा लें, तो ये दूरी और ये दूरी मतलब AP और S1P दोनों बराबर होंगे। तो ये जो अंतर है हमारा यही कहलाएगा पथांतर, और ये क्या है S2A। तो पथांतर की जगह हमने लिख लिया S2A बराबर S2P माइनस S1P। अब देखते हैं हमारे पास है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज S1 S2A, क्योंकि ये इस पर लंब डाल दिया तो ये 90 है। त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO
ये दोनों समरूप हैं, अतः इनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखते हैं इस वाले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, S1 S2A का लंब लिया, लंब और ये इसका कर्व S2A अपॉन S1 S2, इस वाले त्रिभुज का पहले लंब लिया और कर्व तो S2A अपॉन S1 S2। फिर दूसरे त्रिभुज का भी क्या लेंगे, लंब लेंगे, तो ये लंब OP और उसके बाद कर्व तो CP, ये हम लोगों ने लिया दोनों वाले त्रिभुज का, क्योंकि ये समरूप है तो इनके सारे प्रॉपर्टी बराबर होंगे। अब देखते हैं दूरी जो CO है, CO S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, इसकी तुलना में ये जो दूरी है बहुत बड़ी है, अतः CP इसकी जगह को हम CO के बराबर ले सकते हैं। अगर जब CO के बराबर लिया तब क्या मिला, तब S2A अपॉन S1 S2 बराबर OP और CP की जगह क्या लिख सकते हैं, CO। अब सारे का वैल्यू पुट करें तो अथवा S2A, इसका मान हमको नहीं पता है कितना है पथांतर, तो इसको लिखते S2A, S1 S2, S1 और S2 के बीच अंतराल कितना है, स्मॉल d, पुट किया स्मॉल d, OP, O से P की दूरी x, तो लिख लिया x, CO, C से O के बीच की दूरी और ये क्या है, कैपिटल D, इसको लिख लिया कैपिटल D। फिर हम निकालें तो मिलेगा S2A बराबर xd अपॉन d, मतलब S2A क्या है, पथांतर है, तो पथांतर बराबर xd अपॉन d, जहां x केंद्रीय से दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है स्मॉल d, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है S1 S2, और कैपिटल D दूसरे पर्दे से तीसरे पर्दे के बीच की दूरी है। अब हम लोग देखेंगे किन किन बिंदुओं पर दीप्त फ्रिंज बनेंगी या संकोची व्यतिकरण की घटना होगी, और किन किन बिंदुओं पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी या विनाशीय व्यतिकरण की घटना होगी। आइए अब देखते हैं किन किन बिंदुओं पर हमें दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त होगी। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजें कहां बनती हैं, जहां पर संकोची व्यतिकरण होता है, और जहां पर संकोची व्यतिकरण होता है वहां पर प्रकाश की जो तीव्रता है या व्यतिकरण करने वाले तरंगिकाओं की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो देखते हैं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी, क्योंकि दीप्त फ्रिंज जहां पर अधिकतम तीव्रता होगी या वहां ही हमें प्राप्त होंगी। तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 होगा, मतलब जो पथांतर होना चाहिए या तो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट डॉट होगा। अतः अधिकतम तीव्रता के लिए, जो अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या लैम्डा होना चाहिए या 2 लैम्डा होना चाहिए। तो xd अपॉन d, क्योंकि हमारे पास पथांतर बराबर ही मिला है, पथांतर या इसी को हमने लिखा था S2A बराबर xd अपॉन d, लेकिन इस पथांतर का मान कितना होना चाहिए, या तो लैम्डा होना चाहिए या 2 लैम्डा होना चाहिए या 3 लैम्डा होना चाहिए। तो पथांतर की जगह हम पुट कर सकते हैं m लैम्डा, जहां m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट है। अगर m बराबर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा लैम्डा, 1 रखेंगे तो लैम्डा मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा, ये मिलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं इस पथांतर की जगह हमने पुट किया m लैम्डा, जहां m का मान है 0 1 2 3 डॉट। तो x बराबर हम निकाल सकते हैं, अथवा x बराबर m d लैम्डा अपॉन d, यहां मैंने गुणा किया m d लैम्डा अपॉन d। बात करते हैं x मतलब उस दीप्त फ्रिंज की दूरी है m d लैम्डा अपॉन d, d क्या है, कैपिटल D दोनों पर्दों के बीच की दूरी, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, स्मॉल d दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। अब देखिए अगर इस सूत्र में m बराबर 0 रखें, अगर इस सूत्र में m बराबर 0 रखें तो हमें मिलेगा केंद्रीय फ्रिंज। ये यहां पर जो दीप्त फ्रिंज होगा वो क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज। m बराबर 1 रखने पर m रखेंगे 1 रखेंगे तो पहले दीप्त फ्रिंज,
पहले दीप्त फ्रिंज की स्थितियां प्राप्त होंगी, क्योंकि जो फ्रिंज है वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंजों के दोनों ओर प्राप्त होती हैं। m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरे दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। इसी तरह अगर हम m बराबर 3 रखते हैं तो तीसरे दीप्त फ्रिंज की स्थिति, m बराबर 4 रखेंगे तो चौथे दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से। तो ये रहा हमारा दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए फॉर्मूला, जो है m d लैम्डा अपॉन d। इस सूत्र में हम m बराबर अलग अलग मानों को रखकर अलग अलग दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए फॉर्मूला। आइए हम देखते हैं अदीप्त फ्रिंजें हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होंगी। और हम जानते हैं उन बिंदुओं पर हमें अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं जहां पर व्यतिकरण करने वाली जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता न्यूनतम या शून्य के बराबर होती है। तो देखते हैं प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, मैंने पहले बताया कि अदीप्त फ्रिंजें हमें जहां न्यूनतम तीव्रता होगी वहीं पर प्राप्त होगी। तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर, जो पथांतर होना चाहिए वो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 डॉट 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 होगा। अगर पथांतर 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 इनके पद में, तो उन बिंदुओं पर हमें अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या होती है, प्राप्त होती हैं। अतः न्यूनतम तीव्रता के लिए या अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 के पद में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं hd अपॉन d बराबर m माइनस 1 बाय 2 लैम्डा, जहां m बराबर 1, 2, 3 है। अगर m बराबर 1 रखेंगे तो हमें लैम्डा बाय 2 प्राप्त होगा, m बराबर 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 प्राप्त होगा, m बराबर 3 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाय 2 प्राप्त होगा, m बराबर 4 रखेंगे तो 7 लैम्डा बाय 2 प्राप्त होगा। इस तरह ये लगातार पथांतर हमारा प्राप्त होता रहता है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर त्रिगुणा के m माइनस 1 बाय 2 d लैम्डा अपॉन d। ये हमारा है अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए फॉर्मूला। अगर इस सूत्र में हम m बराबर 1 रखें तो हमें पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर इस सूत्र में m बराबर 1 रखेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, m बराबर 3 रखेंगे तो हम तीसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। इस तरह अगर हम m के मान को अलग अलग रखते चले तो हमें अलग अलग मिलने वाले अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त होंगी। तो ये रहा हमारा दीप्त फ्रिंजों के लिए और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई। आइए अब देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों को पढ़ा कि किन किन बिंदुओं पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है और किन किन बिंदुओं पर हमें अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब हम लोग फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई इसको देखते हैं, माना कि mv तथा m+1v दीप्त फ्रिंजों, यहां पर हम कौन सा फ्रिंज ले रहे हैं, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी क्रमशः xm तथा xm+1 है। अब दीप्त फ्रिंजों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x = md लैम्डा अपॉन d, m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो हम लिखेंगे xm, क्योंकि हम कौन सा फ्रिंज ले रहे हैं, m का फ्रिंज ले रहे हैं, 2 रखते हैं। अगर दूसरा दीप्त फ्रिंज लिखते तो m बराबर कितना होता, 2। तो यहाँ पर हम m का फ्रिंज ले रहे हैं तो हम लिखेंगे xm m की जगह m होगा d लैम्डा अपॉन d, जहां d कैपिटल D दोनों पर्दों के बीच की दूरी, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और स्मॉल d दोनों छिद्रों के बीच की या दो स्लेटों के बीच की दूरी है, तथा xm+1। अब यहाँ m की जगह क्या ले रहा है, m+1, तो हम लिखेंगे m+1 d लैम्डा अपॉन d। अतः mv और m+1v दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। दूसरा मतलब एक ज्यादा फ्रिंज ले रहा है और उसके एक पहले वाला फ्रिंज ले रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी देखते हैं कि
केंद्रीय फ्रिंज से की क्या होगी। तो x m+1 ज्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम वाले को घटा देंगे। तो xm+1 माइनस xm इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू लेके m+1 d लैम्डा अपॉन d माइनस m d लैम्डा अपॉन d। अब इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो देखो ये जो दो फ्रिंजों के बीच की दूरी है, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी है, यही कहलाता है हमारा फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, फ्रिंज चौड़ाई। उसको w से प्रदर्शित किए और इसको ब्रैकेट खोलें तो m d लैम्डा अपॉन d प्लस 1 से गुणा करेंगे तो d लैम्डा अपॉन d माइनस m d लैम्डा अपॉन d। तो ये और ये कट गया तो हमें फ्रिंज चौड़ाई w बराबर मिला d लैम्डा अपॉन d, जहां कैपिटल D दोनों पर्दों के बीच की दूरी, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और स्मॉल d दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है, और w क्या, फ्रिंज चौड़ाई। ये जो फॉर्मूला है यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। अगर हमको फ्रिंज चौड़ाई निकालनी हो तो हमारे पास दोनों पर्दों के बीच की दूरी, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और दोनों छिद्रों के बीच की दूरी या दो स्लिटों के बीच की दूरी चाहिए। और अगर हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई हो तो हम यहाँ से आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक।